प्रिय छात्रों, एक बार फिर मैं यशवीर सिंह अपने सामान्य धन की श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए आज उपस्थित हुआ हूं। और हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि किस प्रकार से पुर्तगाली भारत में आए थे, उनका विस्तार हुआ था, उनके पतन भी हुआ था, क्या क्या प्रभाव पड़े थे। आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो डिस्कस करेंगे आज डच लोगों को, जानेंगे डच के बारे में। वही हमारा परफॉर्मर रहेगा, लास्ट क्लास में था। आज डच की बात करते हैं। डच पढ़ना वही तरीके से है, इसको डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले जो इसका हम रखेंगे, पहला परिचय रखेंगे, इसके परिचय को जानेंगे। दूसरा जो पार्ट रहेगा हमारा गवर्नर ऑब्लिक वायसराय, तीसरा जो हमारा पार्ट रहेगा वो रहेगा हमारा इसका विस्तार। और इसके विस्तार को हम दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे भारतीय विस्तार और दूसरा पढ़ेंगे विदेशी विस्तार। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट रहेगा इसके बाद वो रहेगा पतन के कारण, पतन के कारण। और इसमें जो हमारा लास्ट रहेगा वो रहेगा प्रभाव, या कह सकते हैं उसको हम परिणाम। अगर मैं थोड़ा टॉपिक के बारे में बात करूं तो देखो, परिचय तो हम डिस्कस करेंगे ही, कोई बात ही नहीं है उसमें। लेकिन अगर गवर्नर जनरल या वायसराय की बात करी जाए तो यहाँ पर ये टॉपिक हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि डच के साथ ऐसा कुछ नहीं रहा है कि भारत में इन लोगों ने, डच लोगों ने कोई स्पेशली कोई व्यवस्था खड़ी करी हो, प्रशासनिक या क्षेत्र विशेष पे शासन किया हो, इतना कुछ खास की नहीं करे। तो गवर्नर या वायसराय जैसी हम बातें यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। विस्तार, अगर इस टॉपिक की बात करी जाए डच की, जो सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं वो बस आपका एक ही टॉपिक है, वो है आपका विस्तार। इस टॉपिक से ही सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं, जो भी प्रश्न आते हैं विस्तार से ही आते हैं। ठीक है, तो आज डच को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं परिचय। तो परिचय को टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए, है ना, इसे स्टार्ट करते हैं हम लोग आज परिचय। तो देखो, एक प्रश्न आता है, कई बार पूछा गया, डच कहाँ के निवासी थे, है ना। परिचय सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक प्रश्न पूछता है आपसे सबसे पहले कि डच कहाँ के निवासी थे। आपसे पूछेगा डच कहाँ के निवासी थे, और इसमें हम पढ़ रहे हैं पहला परिचय। तो ये जो निवासी थे वो हॉलैंड के, या कह सकते हैं आप नीदरलैंड। राजधानी तो आपको पता है इसकी, है ना, एम्स्टर्डम। चलो ठीक है, तो यहाँ के रहने वाले थे। इन देश के निवासियों को क्या कहा जाता है, डच कहा जाता था। ठीक है, ये लोग भारत के व्यापार के लिए आए थे। देखो हुआ क्या था, आपने देखा यूरोप में एक प्रकार से होड़ लगी थी नए नए स्थानों की खोज करने की, व्यापार वगैरह के लिए। तो डच भी पीछे नहीं थे, इन लोगों ने भी व्यापार को आगे बढ़ाने की कोशिश की। इस देश के नागरिकों ने भी व्यापार को आगे बढ़ाया। अगर बात करें इसके उद्देश्य की, डच लोगों का उद्देश्य था व्यापार करने का, स्पेशली हम बात करें भारत के परिप्रेक्ष्य में, तो इनका उद्देश्य था एक सीधा साधा था, काली मिर्च और मसाला व्यापार। ये इनका एकमात्र उद्देश्य था। इनका उद्देश्य कहीं से कहीं तक ये नहीं था भारत में कि प्रशासनिक क्षेत्र को जीता जाए, उसको जीत करके वहां अपना आधिपत्य स्थापित किया जाए, ये सब इनका उद्देश्य नहीं थे। इनका प्रारंभ से ही उद्देश्य जो रहा था काली मिर्च और मसाला व्यापार ही रहा था। ठीक, यहां तक होगी बात नॉर्मली। आगे बात करते हैं वर्ष, है ना। तो बात करते हैं 1595 और 1596 की। वर्ष था 1595, 1596 की बात थी। एक व्यक्ति था, ठीक है, उस व्यक्ति का नाम था कॉर्नेलियस हाउटमैन, या मिल जाता है यहाँ पर डे हस्तमान। कॉर्नेलियस हाउटमैन या कॉर्नेलियस डे हस्तमान, ये व्यक्ति का नाम है। हुआ क्या था, 1596 में, ठीक है, एक व्यापारिक समूह था, उसका जो नेतृत्व किया था वो इसी व्यक्ति ने किया था। और इसके नेतृत्व में एक जहाज, है ना, एक समुद्री जहाज बेड़ा था पूरा इन लोगों का अपना। वो पूर्वी जगत, अगर बात करें पूर्वी जगत, तो मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे एशिया की यात्रा के लिए क्या हुआ था, निकल पड़ा था।
और ये जहाज इसके नेतृत्व में कहाँ पहुंचा, एशिया में, वो पहुंचा जाकर के जकार्ता या सुमात्रा। ठीक है, सुमात्रा जहाँ पहुंचा, सुमात्रा में जो शासक था वहां था बांटम, वहां पे एक स्थान है बांटम, एक स्थान है वहां पर बांटम, ये तो आप जानते हो इंडोनेशिया में है। यहाँ बांटम शासक था, बांटम शासक के पास ये पहुंचा और इसने जाकर के अगर व्यापार को लेकर के इससे एक संधि कर ली। बांटम के राजा से इसने व्यापार को लेकर के एक संधि की और इस संधि के अनुसार डच लोगों को सुमात्रा से या कहा जाए तो इंडोनेशिया से व्यापार करने की छूट प्राप्त हो गई। ठीक है, देखो दूसरी बात, ये 1595-96 की बात थी। एक चीज और है, 1595 से लेकर के 1601 तक, इन वर्षों में, ठीक है, जितने भी डच अभियान हुए थे, कुल मिलाकर के 15 अभियान हुए थे। ठीक है, कहाँ के लिए, पूर्वी जगत के लिए, या कहा जाए तो एक प्रकार से एशिया के लिए। ठीक है, मैंने 1602 से बात क्यों नहीं की, 1602 की इसलिए बात नहीं की, 1602 में एक कंपनी की स्थापना हो चुकी थी। ठीक है, तो ये पहला व्यक्ति इस वर्ष सुमात्रा पहुंचा, वहां राजा बांटम से संधि की, व्यापार को लेकर के। एक छोटी सी बात और बताई, 1595 से 1601 के मध्य कुल डचों के 15 अभियान हुए थे। कहाँ हुए थे, एशिया के लिए, पूर्वी जगत के लिए हुए थे। ठीक है, उसमें भारत भी शामिल है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, चीजों को आगे बढ़ाते हैं। अब देखो हुआ क्या, वर्ष 1602 की बात थी। 1602 एक कंपनी की स्थापना की जाती है ना, एक कंपनी की स्थापना की जाती है, जिस प्रकार से पुर्तगाली कंपनी थी एस्तादो दा इंडिया, उसी प्रकार से इनकी भी एक कंपनी थी और उस कंपनी का नाम क्या था। ठीक है, तो उसका नाम था बेरेनिगदे ओस्ट इंडेसे कंपनी, इसे शॉर्ट में बोल देते हैं BOC, बेरेनिगदे ओस्ट इंडेसे कंपनी। इस कंपनी की स्थापना जो की गई थी वो वर्ष 1602 में की गई थी। कई बार पूछा जाता है कि डचों की कंपनी का नाम क्या था। ये प्रश्न आ चुके हैं कि पुर्तगाली एक तरफ देगा, फिर आपको डच दे देगा, फिर आपको फ्रांसीसी दे देगा, पुर्तगाली अंग्रेज दे दिया, कोई भी दे सकता है, डेनिश दे सकता है, और आपसे सुमिलित करा लेता है कि कंपनी को उसके साथ क्या कीजिएगा, मैच कीजिएगा। ठीक है, तो ये कंपनी का नाम पूछा जाता है कई बार। इसका एक नाम और भी है, या इसको बोलते हैं यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। ठीक है, तो बेरेनिगदे ओस्ट इंडीसे कंपनी या यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड के नाम से भी जाना जाता है। 1602 में इस कंपनी की स्थापना हो गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेज भारत में बाद में आए थे। ठीक है, और ये लोग पहले आ गए थे। इसकी कंपनी की स्थापना अंग्रेजों के मुकाबले बाद में हुई है, लेकिन क्रम में जो हम रखते हैं डचों को इसलिए पहले रखते हैं क्योंकि डच लोग जो थे भारत में पहले आ गए थे और बाद में कौन आया था, अंग्रेज। हालांकि कंपनी की स्थापना किसके पहले हुई थी, ब्रिटिश कंपनी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, यहां तक बात हो गई क्लियर। दूसरी बात, ये जो कंपनी थी इसको क्या करा गया था, 21 वर्षों के लिए, है ना, 21 वर्षों के लिए पूर्वी जगत से व्यापार करने की छूट प्रदान की गई थी। डच गवर्नमेंट, यहाँ की नीदरलैंड हॉलैंड की गवर्नमेंट ने इस कंपनी को छूट दे दी कि भाई ठीक है, आप जाओ ईस्ट वाले पार्ट में, स्पेशली एशिया से, भारत से जाओ और क्या करो, अगले 21 वर्षों तक आपको व्यापार करने का पूरी तरह से क्या है, अधिकार है। 21 वर्ष तक इनको व्यापार करने की छूट मिल गई। व्यापार करने के साथ साथ इनको क्या था, जो छूट मिली थी वो ये किसी भी क्षेत्र से संधि कर सकते हैं, किसी राजा महाराजा किसी देश से संधि कर सकते हैं, ये युद्ध भी लड़ सकते थे। ठीक है, ये अपने लिए किलों का निर्माण भी कर सकते थे, उन किलों की किलेबंदी भी कर सकते थे, किन्हीं क्षेत्रों को जीत भी सकते थे। ये सारी छूटें इस कंपनी को प्राप्त हुई थी 1602 में इसकी स्थापना के साथ ही। ठीक है, और साथ में कंपनी के प्रशासन को देखने के लिए 17 व्यक्तियों का एक समूह बना दिया गया था और वो क्या कर रहा था, इस कंपनी को पूरा कंटिन्यूस को संभाल रहा था। ठीक है, ऐसा नहीं था ये कंपनी अचानक से बन के खड़ी हो गई, पहले से बहुत सारी कंपनियां थी, उन छोटी छोटी कंपनियों का एक ग्रुप था, उस पूरे ग्रुप को मिला करके एक साथ एक बड़ी कंपनी की स्थापना
कर दी गई थी। ठीक है, तो ये हुआ हमारा सामान्यतः परिचय। ठीक है, किसका? डच का। अब यहां से हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट होता है विस्तार। विस्तार टॉपिक हमारा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं हमारे विस्तार से ही पूछे जाते हैं। तो डिस्कस करते हैं हम लोग आज किसको? विस्तार को। देखते हैं विस्तार। देखो, विस्तार को समझने के लिए इसको मैंने दो भागों में डिवाइड किया है। अगर मैं इसको कहूँ तो आपसे दो भाग इसके डिवाइड किए हैं। विस्तार किसका हम पढ़ रहे हैं? डच का पढ़ रहे हैं। गवर्नर या वायसराय वाली चीजें नहीं है यहाँ पर, वो पहले ही मैंने आपको बता दिया क्यों नहीं है। विस्तार, इसके दो पार्ट पढ़ेंगे हम। पहला भारतीय और दूसरा पढ़ेंगे विदेशी। हमें जो फोकस करना है भारतीय पर ही करना है। ऐसा नहीं मैं इसको नहीं समझाऊंगा, इसको भी आपको पूरा बताऊंगा, लेकिन जो फोकस है हमारा भारतीय पर, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रश्न जो आते हैं यहीं से आते हैं। आपको दे देगा निम्नलिखित में से कहाँ बंगाल में पहली डचों की फैक्ट्री स्थापित की गई थी, या भारत में प्रथम डच फैक्ट्री कौन सी थी। तो यहां से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, पुर्तगालियों की तरह ही इसको भी एक डायग्राम की तरह समझ लेते हैं, तो बहुत अच्छे से हमारे दिमाग में क्या हो जाएगा, ये बैठ जाएगा, है ना, डायग्राम के थ्रू से, और आगे तक हमें चीजें दिक्कत नहीं करेंगे। चलो फिर बात करते हैं डायग्राम के थ्रू इसको समझने की। तो विस्तार में सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग यहां पर। ठीक है, तो देखो इस प्रकार से डायग्राम लेते हैं। ये हमारा भारत हुआ, साउथ इंडिया वाला पार्ट हो गया। ठीक, इस तरह से। और अगर हम इसको अरुणाचल प्रदेश यहाँ मान लें तो ये त्रिपुरा और हमारा मिजोरम हुआ। ठीक, और यहाँ पर आप जानते हो बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश का मतलब नहीं है हमें, यहाँ पर मतलब है किससे? वेस्ट बंगाल से। कुछ कुछ ऐसे बना लेते हैं, वेस्ट बंगाल को समझना ही तो है कौन सी हमें कलाकारी करनी है। ठीक है, कुछ कुछ ऐसे जाएगा, ज्यादा वो हो गया, कुछ इस प्रकार से जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से वेस्ट बंगाल जाएगा कुछ कुछ। ठीक है, चलो तो देखो ये हम बात करते हैं विस्तार की, और हम विस्तार किसकी बात कर रहे हैं? भारत में इस कंपनी का विस्तार कैसे कैसे क्या क्या हुआ था। तो देखो यहाँ पर एक स्थल है, यहाँ मानते हैं, यहाँ मान लेते हैं, यहाँ पर एक स्थल है, इसका नाम है मसूलीपट्टम। मसूलीपट्टम, मसूलीपट्टम को एक नाम से और जाना जाता है, या इसे हम बोलते हैं मछलीपट्टम। मछलीपट्टम एक ही बात है, अब मसूलीपट्टम कहो या मछलीपट्टम कहो, कुछ अलग नहीं है, एक ही है। और वर्ष था 1605। कहां पर है? तो ये आपका आंध्र प्रदेश के तटीय भाग पर एकदम से बिल्कुल। ठीक है, तो 1605 मसूलीपट्टम या मछलीपट्टम की बात थी। यहां पर डचों ने पहली अपनी, है ना, डच फैक्ट्री की स्थापना यहां पर की थी। ठीक है, तो ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि सबसे पहले डचों ने भारत में पहली डच फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की थी, तो आपका मसूलीपट्टम या मछलीपट्टम में 1605 में की थी। थोड़ा सा अगर इधर बात करें, मसूलीपट्टम के यहाँ पर ही, है ना, यहाँ पर एक जगह है और उसका नाम है आपका, यहाँ पर थोड़ा सा ले लेते हैं इसको। ठीक है, यहाँ से यहाँ जाएगा, है आपका आंध्र प्रदेश में ही। ठीक है, उसी में आएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ है पेत्तोपोली। पेत्तोपोली, पेत्तोपोली जो जगह फेमस है, निजामपत्तम के नाम से वहाँ जगह फेमस है, निजामपत्तम में आता है पेत्तोपोली। ठीक है, तो पेत्तोपोली कहाँ पर है? निजामपत्तम के पास में है। ठीक है, यहाँ पर है ये। अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो गुंटूर डिस्ट्रिक्ट आता है, गुंटूर, आंध्र प्रदेश का गुंटूर डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आता है। तो यहाँ पर सेकंड, है ना, यहाँ पर सेकंड डच कंपनी की जो फैक्ट्री थी उसकी स्थापना की गई थी, और यहाँ पर जो हुई थी पहली क्या कहते हैं आपके डच फैक्ट्री की स्थापना की गई थी। उसके बाद एक स्थल है यहाँ पर, यहाँ उसका नाम है पुलिकट। ठीक है, यहाँ पर स्थल है पुलिकट। पुलिकट पर 1610 में इन लोगों ने क्या करा? अधिकार करा और यहाँ पर अपनी एक फैक्ट्री की स्थापना कर दी थी। तो पहला इन्होंने बनाया कहाँ? आपका मसूलीपट्टम में। सेकंड रहा इनका पेत्तोपोली, निजामपत्तम डिस्ट्रिक्ट सेकंड आता है इनका। पुलिकट पर 1610 में अधिकार करा। कहां पर आता है? तो ये आता है आपका तमिलनाडु में। ठीक है, ये आपका कहां जाएगा? पेत्तोपोली आंध्र प्रदेश। पेत्तोपोली आंध्र प्रदेश, मसूलीपट्टम आंध्र प्रदेश, लेकिन पुलिकट 1610 तमिलनाडु। ठीक है,
यही आगे चल के पुलिकट जो था इनका मुख्यालय भी बना था। तो अगर आपसे पूछे कि डचों का भारत में मुख्यालय कहाँ था, तो पहला मुख्यालय पुलिकट में ही था और दूसरा मुख्यालय बना था नेगापट्टम में, वो मैं आगे बताऊंगा भी आपको। तो फिलहाल इनका जो मुख्यालय था भारत में पुलिकट में था। कब? 1610 तमिलनाडु में इसकी स्थापना कर दी गई थी यहाँ पर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर एक शहर है सूरत। वर्ष 1616 की बात थी। तो वर्ष 1616 में सूरत में पुर्तगाली ने अपनी फैक्ट्री की स्थापना, डचों ने फैक्ट्री की स्थापना की थी। कहाँ? वो की थी आपके सूरत में। ठीक है, आगे अब ये 1616 हो गया। अब हमें एक शहर और पढ़ना है। यहाँ पर एक शहर आता है हमारा, यहाँ पर है आपका, ये हो गया मछलीपट्टम। थोड़ा सा इसके ऊपर आएगा यहाँ, इसका नाम है बिमलीपट्टम। बिमलीपट्टम, ये वर्ष की बात थी तो 1641 1641 की बात थी। यहाँ पर बिमलीपट्टम में डिस्ट्रिक्ट है, इसका डिस्ट्रिक्ट है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम, यहाँ विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट में बिमलीपट्टम आता है। यहाँ पर 1641 में स्थापना की गई थी एक और डच फैक्ट्री की। ठीक है, कहाँ पर? बिमलीपट्टम में। चलो ठीक है, 1641 हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। और कुछ फैक्ट्रियां जिनकी स्थापना की गई थी, क्योंकि ये इसलिए महत्वपूर्ण सारी फैक्ट्रियां हमारे लिए, ये बार बार पूछी जाती हैं। है कहाँ पर? आप जानते हो, आंध्र प्रदेश में। ये भी कहाँ पर है आपका? बिमलीपट्टम, आंध्र प्रदेश में। आगे बात करते हैं, वर्ष की बात करें तो 1653 की बात थी, 1653 की बात थी। ठीक है, हम जो बात करें 1653 की बात थी, 1653 1653। और यहाँ पर जो बसाई की स्थापना होती, चिनसुरा, इसकी चिनसुरा की स्थापना। तो चिनसुरा नामक स्थल पर इन्होंने, डच लोगों ने अपनी यहाँ पर एक फैक्ट्री की स्थापना की थी। तो 1653 में की थी, चिनसुरा में की थी। अब एक यहाँ पर छोटी सी बात है समझाने वाली बात, वो ये है कि देखो यहाँ पर चिनसुरा के पास ही एक गांव पड़ता है, इसका नाम है पीपली। क्या नाम है? पीपली। ठीक है, वर्ष की बात करें तो वर्ष था 1627। एक प्रश्न आता है, कई बार एग्जाम में पीसीएस वगैरह में पूछा गया है कि पश्चिम बंगाल में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना कहाँ हुई थी। तो इसका जो एकदम करेक्ट आंसर है वो है आपका पीपली, 1627। लेकिन मैंने कई बार देखा है उस विकल्प में पीपली आंसर होता ही नहीं है, विकल्प पीपली का होता ही नहीं है, उसका विकल्प देता है आपको चिनसुरा। ठीक है, तो 1653 में चिनसुरा में फैक्ट्री की स्थापना की गई थी। लेकिन अगर आपसे पहला पूछे तो पहला हो जाएगा हमारा पीपली, 1627। क्लियर? अच्छा ठीक है, आगे बात करते हैं। चलो अब देखो, वर्ष था 1658, 1658 की बात थी, 1658 की बात थी। और 1658 में डच लोगों ने भारत में 4 स्थानों पर अपनी फैक्ट्री की स्थापना की थी। यहां से कई बार प्रश्न पूछा गया है कि वो कौन से स्थल थे, कहां इसकी स्थापना की गई थी, कई बार आ भी चुका है। ठीक है, तो देखो पहला क्या था? पहला था पटना, दूसरा था आपका कासिम बाजार। ठीक है, पटना, कासिम बाजार। तीसरा था आपका बालासोर और चौथा था आपका नेगापट्टम। ये भी आंध्र प्रदेश में है। नेगापट्टम ही आगे चल के पुलिकट के बाद डचों का भारत में हेडक्वार्टर या मुख्यालय बना था। 1658 में डचों के द्वारा भारत में 4 नई और फैक्ट्री की स्थापना की गई थी। अब यहां से कई बार पीसीएस में प्रश्न आया है कि निम्नलिखित में से कहां डचों की फैक्ट्री नहीं थी अथवा थी। तो अगर नहीं पूछेगा तो कासिम बाजार, बालासोर, पटना डाल देता है और एक कोई और डाल देगा, आपको पूछ लेगा यहां पर थी अथवा नहीं थी, या 4 स्थल देगा, 4 में से कासिम बाजार डाल दिया, पूछ लेगा कि इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी। यहां तक भी प्रश्न पूछा गया है पीसीएस में कि इन 4 स्थलों को दे देगा, आपको दे दिया बिमलीपट्टम दे दिया, एक चिनसुरा दे दिया, एक आपको बालासोर दे दिया और एक आपको सूरत दे दिया। तो पूछ सकता है आपसे कि सबसे पहले निम्नलिखित में से किसकी फैक्ट्री की स्थापना डचों ने की थी, या सबसे बाद में किसकी डचों ने फैक्ट्री की स्थापना सबसे लास्ट में की थी। तो ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो देखो पटना की अगर बात करें तो अब ये पश्चिम बंगाल आप यहाँ से लगा हुआ है थोड़ा सा इसके बिहार में, और बिहार के थोड़ा सा यहाँ पर वाले हिस्से में यहाँ पर क्या है हमारा पटना। तो पटना तो यहाँ हो गया। बात करें कासिम बाजार, तो कासिम बाजार यहाँ पर, ये चिनसुरा, चिनसुरा से थोड़ा सा ऊपर के लिए यहाँ पर क्या है कासिम बाजार, कासिम बाजार।
ठीक है। और जो ओडिशा है, ओडिशा मत आप थोड़ा सा जहाँ वेस्ट बंगाल की बाउंड्री लगने जा रही है थोड़ा सा पहले यहाँ पर है ना, वेस्ट बंगाल की बाउंड्री यहाँ पर, तो थोड़ा सा पहले यहाँ पर है, इसका नाम है यहाँ, ये क्या है यहाँ पर है आपका बालासोर, ठीक है। तो बालासोर कहाँ है? ओडिशा में, ठीक है। काशी मजार कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। पटना कहाँ पर है आपका? बिहार में। नेगापट्टनम कहाँ पर है आपका? आंध्र प्रदेश में। तो ये 4 हो गए, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, एक और पूछता है आपसे, ये हमारा पैथोपोली था, सेकंड हुआ था, एक स्थान और पूछ लेता है, इसको तो रब कर लेते हैं, यहाँ से हटाते हैं। यहाँ पर आप जानते हैं एक राज्य है भारत का तेलंगाना, तेलंगाना में एक राजधानी है हैदराबाद। तेलंगाना राजधानी क्या है? हैदराबाद। तो हैदराबाद के जस्ट बराबर में ही यहाँ पर एक है गोलकुंडा, गोलकुंडा। इस गोलकुंडा में 1660 में डचों ने अपनी एक और फैक्ट्री की स्थापना की थी। आप जानते हो ये वही गोलकुंडा है जहां से क्या हुआ था? कोहिनूर हीरा क्या हुआ था? हमें मिला था, ठीक है। लेकिन वर्तमान में ये कहां पर आ गया है? अब ये आपका कहां पर है? तेलंगाना राज्य में, ना कि आपका आंध्र प्रदेश में। तो 1660 में गोलकुंडा में भी स्थापना कर दी गई एक और फैक्ट्री की। और उसके बाद लास्ट जो बचता है हमारे लिए इसमें पड़ता है कोचीन। कोचीन में 1663 में कोचीन में भी स्थापना की गई थी एक और फैक्ट्री की। तो अगर देखा जाए, अगर पूर्वी तट पर देखें तो सूरत, एक आपका कोचीन, ये 2 बड़े ही स्थल थे इनके पूर्वी तट पर डचों के, जबकि पश्चिमी तट पर काफी स्थल थे। और इनके तट पर ही ना होकर के पटना या आपका अंदर जाकर देखो तो आप जैसे पिपली हुआ, चिंसर हुआ, समुद्री तट से हट करके भी क्या थे? ये इनके स्थल विद्यमान थे, ठीक है। तो ये हुआ। अब कुछ बेसिक बातें करते हैं, जैसे जो आपका ये दुर्ग हुआ करता था, ठीक है। इन जैसे चिंसुरा है, तो यहाँ पर चिंसुरा का जो दुर्ग है, किला है, उसका नाम क्या है? गोस्ता बुस, ठीक है। चिंसुरा में जो किला बना हुआ है उसका नाम क्या है? गोस्ता बुस। और जो इस दुर्ग का अधिकारी होता था उसको बोलते थे फैक्टर। क्या बोलते थे? फैक्टर। जो किले होते थे इन लोगों के, उस किले का प्रमुख कहलाता था आपका फैक्टर, ठीक है। तो इस प्रकार से इन लोगों ने शुरुआत की थी, सबसे पहले मछलीपट्टनम से, देन उसके बाद एक एक बढ़ते इस प्रकार से ये लोग क्या हुए थे? एक बड़े विस्तार के रूप में भारत में विद्यमान हो गए थे और काफी क्षेत्रों पर इनका अधिकार भी हो गया था। अब कैसे इनसे ये क्षेत्र गए, क्या इनके साथ हुआ, वो पतन में समझेंगे इस चीज को, ठीक है। फिलहाल हमारा यहाँ तक ये वाला भारतीय विस्तार वाली चीजें समझ में आ गई होंगी बहुत अच्छे से। अब हम बात करते हैं आगे विदेशी विस्तार, जो हमारा सेकंड पार्ट था, उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, विदेशी विस्तार में सामान्यतः हमें 4 या 5 ही स्थल याद रखने हैं, उससे ज्यादा हमें याद नहीं रखने। विदेशी विस्तार से इतना नहीं पूछता है, जो पूछता है इंडिया से ही पूछता है कि इंडिया में क्या, कहाँ क्या हुआ था। तो देखो, इंडिया विश्व की बात करें, बताया था सबसे पहले कहाँ गए थे? बांटम पहुंचे थे विश्व में, बांटम। और कब पहुंचे थे? तो अगर बात करें 1595 या 96, यहाँ पर सबसे पहले पहुंचे थे डच, और वहां के राजा संधि करी और व्यापार करने की छूट प्राप्त कर ली, ठीक है। दूसरा एक और है अबियाना या अम्बियाना के नाम से मिल जाता है, लिखा हुआ, ये भी इंडोनेशिया में था, ठीक है। और इस पर भी इन लोगों ने क्या करा था? अधिकार करा था। इस पर जो अधिकार करा था 1605 में करा था, ठीक है। अब आगे बात करते हैं एक स्थल बेंटेविया। वेंटेविया ये इंडोनेशिया में ही है। आपका जो द्वीप है एक जकार्ता, इंडोनेशिया का आइलैंड है जकार्ता को जब जीता इन लोगों ने, डचों ने 1619 की बात थी, बेंटेविया को जकार्ता को जीता। जकार्ता के जो जीता हुआ क्षेत्र था उस पर एक शहर बसाया और उस शहर का नाम था बेंटेविया। तो इस प्रकार से 3, बांटम, अबियाना, बेंटेविया। चौथा मैं आपको समझा चुका हूं इसके बारे में पहले ही, मलक्का 1641 की बात थी, इसको पुर्तगालियों से छीन लिया था, किसने? डचों ने। और लास्ट में एक हमारा श्रीलंका को 1658 में पुर्तगालियों से छीना था डचों ने। तो सामान्यतः विस्तार जो हुआ था विदेशों में इनका यही रहा था। अगर मैं एक प्रकार से कहूं तो इनका प्रॉपर जो विस्तार था वो इंडोनेशिया में ही था, ठीक है। क्योंकि सर्वाधिक जो विस्तार हुआ था इंडोनेशिया में, बड़े स्तर पर इन्होंने क्या कहते हैं कंपनी की स्थापना की थी, वहां बड़े स्तर पर व्यापार करा था। क्योंकि इनका जो
व्यापार का उद्देश्य वो एकमात्र था, वो था इनका अच्छी तरीके से मसाला व्यापार करना। ठीक है, तो ये हो गया इनका विस्तार वाली बातें। अब देखो सबसे पहले बांटम गए, बांटम में संधि करी, 1595-96 में समझौता हो गया, उसने छूट दे दी। उसके बाद पुर्तगालियों से ने अफगाना को छीन लिया, 1605 में इस पर विजय प्राप्त कर ली। उसके बाद फिर पुर्तगालियों से पंगा हुआ था बेंटेविया में, वहां पर भी इन्होंने क्या करा, इसको हरा दिया जकार्ता में, ये हो गया। ठीक है, फिर मलक्का और श्रीलंका को मैं आपको समझा ही चुका हूँ। तो ये हमारा विस्तार वाला पार्ट। अब हम बात करते हैं डिस्कस आगे, और आगे हम डिस्कस क्यों करेंगे, तो अब डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट पार्ट है हमारा पतन के कारण। किन कारणों से, किन परिस्थितियों में क्या हुआ था, इनका पतन हुआ था, क्यों ये पतन हुआ था। ठीक है, चलो तो देखो पतन के कारणों की बात करते हैं पतन के कारण। सबसे पहला डचों के पतन का कारण में जो प्रमुख कारण था वो ये था कि जो अंग्रेजी नौसेना थी है ना, उसके मुकाबले डचों की नौसेना शक्ति क्या थी, कमजोर। तो नौसेना शक्ति का कमजोर होना, ये बात ठीक है। डचों ने एक समय में क्या कहते हैं आपके पुर्तगालियों को भारत से निकालने में पूरी तरह से मेहनत, मतलब क्या कर रहा है, उसको होड़ से कंपटीशन से बाहर कर दिया था नौसेना शक्ति के बल पर ही। लेकिन खुद इनकी नौसेना शक्ति किसके सामने कमजोर पड़ गई, अंग्रेजों के सामने। तो नौसेना शक्ति का कमजोर होना प्रमुख कारण था पहला। इनका दूसरा कारण जो था पतन का वो ये था कि इनका जो प्रशासन था, इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो केंद्रीकरण ज़्यादा था, सेंट्रलाइजेशन ज़्यादा था। मतलब जो पावर होती थी प्रमुख रूप से जो बड़े बड़े अधिकारी वर्ग थे उन्हीं के पास थी, एडमिनिस्ट्रेशन का सेंट्रलाइजेशन होना। ठीक है, आगे चलो। तीसरा जो डिस्कस करते हैं वो ये था कि जैसे भारत में अंग्रेज आए थे, उनका प्रारंभिक उद्देश्य भारत में केवल व्यापार ही करना था, लेकिन बाद में राजनीतिक हस्तक्षेप मामलों में हस्तक्षेप किया, और हस्तक्षेप करके उन्होंने क्षेत्रों को विजित करा और अपना पूरा एक सिस्टम खड़ा कर दिया। लेकिन यहाँ पर इनके साथ नहीं था, यहाँ पर इन लोगों ने केवल व्यापार किया, केवल व्यापार। ठीक है, चौथा कह सकते हैं पतन कारणों में राज्य विस्तार नहीं। राज्य विस्तार से यहाँ पर मतलब ये है, मेरा कहने का मतलब कि ऐसा नहीं कि प्रॉपर क्षेत्र को जी जित कब्जा करे जाओ, उन पे कब्जा करके उनके राज्य की स्थापना कर दो, ऐसा कुछ नहीं था। इनका प्रॉपर उद्देश्य क्या था, व्यापार ही था। ठीक है, तो ऐसे छोटे मोटे कारण थे जो इनके पराजय के कारण हुए थे, या इनके भारत में पतन के कारण। जो प्रमुख कारण था वो नौसेना की शक्ति का कमजोर होना। ये प्रश्न एक दो बार आ भी चुका है कि भारत में डचों के पतन का प्रमुख कारण क्या था, तो आप कह सकते हो नौसेना शक्ति का कमजोर होना। ठीक है, दूसरी बात, इनके पतन में ही चीजें शामिल हैं, उनको भी यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। एक युद्ध हुआ था, अगर आपने सुना होगा तो अच्छे से, पतन के कारण में डिस्कस करेंगे उसको, बेडरा का युद्ध। आप नेक्स्ट कारण समझ सकते हो उसको चाहो तो, बेडरा का युद्ध। ये कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, कब हुआ था, तो 1759 की बात थी। इसके अन्य नाम भी मिलते हैं, इस युद्ध को अन्य नाम से भी जानते हैं हम, अन्य नाम कह सकते हैं। अन्य नाम इसका पहला ये था, इसको बोलते हैं हुगली का युद्ध। हुगली का युद्ध बोलते हैं, या इसको बोलते हैं हम चिनसुरा का युद्ध। कई बार आ चुका है ये वाला प्रश्न कि बेडरा का युद्ध किसके मध्य हुआ था, कब हुआ था। ठीक है, तो बेडरा का युद्ध 1759 में हुआ था। हुगली का युद्ध कहलाता है, चिनसुरा का युद्ध कहलाता है। क्यों कहलाता है, इन दो नाम से क्यों जानते हैं, क्योंकि जो बेडरा नामक स्थल है वो हुगली को चिनसुरा के बहुत ज्यादा पास में है, इसीलिए इसे हुगली का या चिनसुरा का युद्ध भी कहा जाता है। अगर इसे बात करें मध्य, किसके मध्य हुआ था, तो अंग्रेजों के प्लस डच लोगों के मध्य हुआ था। अगर बात करें पराजित कौन हुआ था, पराजित, तो पराजित हुए थे डच। इस युद्ध में डच की जैसे पराजय हुई, भारत में उनकी कहानी एकदम क्या हो गई, समाप्त हो गई, है ना। लेकिन अंतिम रूप से नहीं, अंतिम रूप से वो बाद में भारत से गए थे, तो पराजित डच हुए थे। अच्छा, एक बात और पूछ लेता है आपसे कि बेडरा युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था।
बंगाल का ब्रिटिश गवर्नर, तो जानते हो आप उसका नाम क्या था? लॉर्ड क्लाइव। ठीक है, तो जब युद्ध हुआ था उस समय तो बंगाल का ब्रिटिश गवर्नर कौन था? लॉर्ड क्लाइव था। लॉर्ड क्लाइव के समय युद्ध लड़ा गया था और इस युद्ध ने फिक्स कर दिया था कि डचों का भारत से कहानी क्या हो गई, अब समाप्त हो गई। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर इनकी अंतिम रूप से पराजय की बात करें, अंतिम रूप से डच भारत से गए थे, पराजय नहीं कहा जाए तो भारत से गए थे, तो वो गए थे 1795, 1795 में फाइनली डच पूरी तरह से अपना जितना भी व्यापार केंद्र थे, सब कुछ थे, सब बेच बाच के अंग्रेजों को चले गए और भारत से उनकी मोहमाया क्या हो गई? भंग हो गई। पता नहीं कारण, एक कारण ये कह सकते हैं कि उनका जो व्यापार का उद्देश्य था वो मसाला व्यापार था। ठीक है, मसाला व्यापार था, और मसाला व्यापार अच्छे से वो कहां से कर पाते? इंडोनेशिया से, है ना, जिसे मसाला पुंज कहते थे। क्या कहते थे? मसाला पुंज। इंडोनेशिया को मसाला पुंज कहा जाता था। ठीक है, तो यहां से वो अच्छा व्यापार कर पाते थे, तो इसलिए उनका भारत में रुझान कम था, बल्कि मसाला पुंज यानी कि इंडोनेशिया से व्यापार करना उनके लिए अच्छा लगा और वहां से व्यापार चीजें को आगे बढ़ाया। ठीक है, तो ये हुआ हमारे पतन के कारणों में बहुत सारी बातें यहाँ पर। अब हम डिस्कस करते हैं कि परिणाम या प्रभाव क्या रहा था, क्या परिणाम या क्या प्रभाव रहे, ठीक है, डच लोगों के भारत पर। तो ऐसी कोई बड़ी व्यवस्था स्थापित नहीं कर पाए थे भारत में, जैसे कि पुर्तगाली गवर्नर वायसराय जैसे पद हुए, क्षेत्रों को विजिट करा, शासन भी करा, है ना, ऐसा भारत में इन लोगों ने नहीं किया था कहीं से कहीं तक भी। इनका उद्देश्य केवल और केवल एक था, वो था आपका व्यापार। ठीक, चलो अब बात करते हैं किसके? इनके प्रभाव की या परिणाम की। प्रभाव या कह सकते हैं हम परिणाम। तो देखो, सबसे पहले अगर बात करें निर्यात की, निर्यात, ये लोग व्यापार तो करते थे, तो व्यापार में यहां से क्या क्या निर्यात करते थे, ठीक है, वो मैं बताना चाह रहा हूं आपको। तो कपड़ा, ठीक है, अफीम, सोरा, ठीक है, और साथ में करते हैं आपके मसाले, सबसे महत्वपूर्ण मसाले, ये सब। ठीक है, तो कपड़ा हो गया, अफीम, सोरा, मसाले, ये सब भारत से निर्यात करते थे। एक प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि भारत से कपड़े को निर्यात योग्य, मतलब एक्सपोर्ट, निर्यात योग्य वस्तु किसने बनाया? अंग्रेजों ने नहीं, किसने बनाया था? डचों ने ही बनाया था। एक बार नहीं, कई बार प्रश्न आ चुका है, दोबारा समझ लो, है ना। क्या प्रश्न ये पूछा गया है कि भारत से कपड़े को निर्यात योग्य, एक्सपोर्ट के लायक, है ना, उस ऐसी वस्तु इसको एक्सपोर्ट किया जा सके, मार्केट में उसको उतारा, किसने उतारा था? वो डच लोगों ने। डच लोगों ने भारतीय कपड़ों का बड़े स्तर पर क्या करा था? और निर्यात किया था, और वस्तु यानी कपड़ा एक निर्यात योग्य वस्तु बना करके दुनिया के सामने पेश की। एक और था कच्चा रेशम। कच्चा रेशम भी लोग बाहर से यार निर्यात करते थे, एक्सपोर्ट करते थे। ठीक है, तो ये पहले निर्यात वाली बात। दूसरी बात करते हैं हम नेक्स्ट, सेकंड। आपने कासिम बाजार बताया था अभी आपको, वेस्ट बंगाल में कासिम बाजार था, है ना, कासिम बाजार, कासिम बाजार। कासिम बाजार में डच लोगों ने एक रेशम की चक्की लगाई थी, रेशम की चक्की। ठीक है, तो पूछ लिया आपसे रेशम चक्की कहाँ लगाई थी डचों द्वारा, तो कहाँ लगाई गई थी? वेस्ट बंगाल के कासिम बाजार में। एक छोटे से फैक्ट और यहाँ पर बचता है, उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। आप उसको प्रभाव समझो, परिणाम समझो, जो चाहो वो समझो। एक पद्धति थी इन लोगों की, है ना, सहकारिता। सहकारिता या इसे बोलते हैं कार्टल, कार्टल मेथड। ये थोड़ा समझने वाली बात, आपसे पूछ ले कभी कि भारत में सहकारिता पद्धति का संबंध किससे रहा है, या कार्टल मेथड का भारत में संबंध किससे रहा है, तो उसमें आपका सीधा आंसर होगा डच। ठीक है, आज समझ लो सहकारिता, हिंदी में तोड़ दो शब्द को, सह फिर कारिता। इसका मतलब ये होता है कि सभी कुछ लोगों का, है ना, एक बड़े ग्रुप का, उन लोगों का मिलकर के एक समान उद्देश्य हो और वो उस एक समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक साथ मिलकर के क्या करें? प्रयास करें, तो वो कहलाता है सहकारिता। तो ये कहा जाता है डचों के विषय में कि इनकी जो व्यापार था, डचों का जो व्यापार था, व्यापार
सहकारिता पर आधारित था। जहां मैंने आपको बताया पुर्तगाली में पढ़ाते समय बताया था कि पुर्तगालियों में पतन का एक प्रमुख कारण था वो जो भ्रष्टाचार। जो कर्मचारी थे पुर्तगाली वो अपना निजी व्यापार भी करने लगे थे, लेकिन यहां पर क्या था, सहकारिता। सब एक साथ मिलकर के क्या कर रहे थे, कंपनी को आगे बढ़ा रहे थे, मिलकर के एक साथ व्यापार कर रहे थे। किसी का अपना पर्सनली उद्देश्य नहीं था, बल्कि सबका मिलकर के एक साथ क्या था, उनका उद्देश्य था। ठीक है, तो ये हो गया व्यापार या सहकारिता। एक छोटा सा फैक्ट और बचता है, इसको भी इसी में पढ़ लेते हैं, आप उसको अलग से समझ लो चाहूं तो। वो ये था कि वर्ष 1664 में 1664 की बात थी। मुगल सम्राट था औरंगजेब। 1664 में औरंगजेब मुगल सम्राट था। इसने क्या करा था, 3/1/2% है ना, वार्षिक ईयरली वार्षिक चुंगी तो आप समझते हैं, टैक्स वगैरह समझ सकते हो। वार्षिक चुंगी के आधार पर डच लोगों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा से व्यापार करने की छूट प्रदान कर दी। ठीक है, तो एक ये था, समझ गए आप। ठीक है, तो इस प्रकार से ये लास्ट पॉइंट था हमारा डचों को लेकर के। ठीक है, इस प्रकार से हमारा डच वाला टॉपिक समाप्त हुआ। अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जाएंगे, अब वो हम डिस्कस करेंगे आपका अंग्रेजों को हम यहाँ पर अभी ज्यादा विस्तार से नहीं पढ़ेंगे। अंग्रेजों को हम थोड़ा सीमित पढ़ेंगे अभी नहीं यहाँ पर, क्योंकि इसके बाद हमें फ्रांसीसी पढ़ना है। क्योंकि अंग्रेज आप जानते हो पूरा आधुनिक भारत ही अंग्रेजों से भरा पड़ा है, तो हमें अंग्रेजों को समय समय पर डीपली पढ़ना है। जब बंगाल को पढ़ेंगे तो बंगाल के साथ अंग्रेजों को बहुत अच्छे से हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हाँ, एक छोटी सी बात और थी, मैं रेगुलर वीडियो नहीं दे पा रहा हूं, अब आपको रेगुलर वीडियो अपलोड मैं करूंगा। अब डेली आपको एक वीडियो मैं आपको अपलोड कराऊंगा। ठीक है, तो ये वाली समस्या खत्म हो, जिससे आपकी रेगुलरिटी बनी रहेगी और आपको भी थोड़ा वीडियो देखने में मजा आएगा। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अंग्रेज को हम ज्यादा डीपली यहाँ नहीं पढ़ेंगे, सीमित ही पढ़ेंगे। फ्रांसीसी को बहुत ज्यादा डीपली पढ़ेंगे। ठीक है, और तो ये कंप्लीट हुआ आज हमारा डच, है ना। अब छोटी सी वही बात है लास्ट में, चैनल को वही लाइक करने वाली, है ना, शेयर करने वाली बात, और लाइक, चैनल को आप लाइक, जो वीडियो आप उसको लाइक कर दो, है ना। चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब करो, और क्या करो, अपने दोस्तों के लिए, है ना, जो भी आप फ्रेंड सर्कल है, वीडियो को शेयर करो। ठीक है, चलो ओके, धन्यवाद।